नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 51वां भाग। आइए आरंभ करते हैं। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो गया था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की शहादतें हुई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्यवाहियों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा के त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोलीं, और उससे भी ज़्यादा जोरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इन्हें अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विष में मुझे सुधा प्राप्त हुई। इसके बाद सपाई की तरफ से देवीदीन, जालपा और जोरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने देखा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए वह भेजी गई है, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता पर, अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, यह मुझ पर उस वक्त खुला। और जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्जवल तप देखकर मेरे मन में रहे से संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी आंचल में मैं भी आश्रय लूँगी। मगर उससे भी ज़्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उनके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरी विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुँह छिपाकर भागे। उन्हें मुझ पर अगर कोई सा अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने सदा कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में कभी संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलासवृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है, मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी ज़बान बंद कर दी गई थी। अगर अपराधी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वे डाकों में शरीक हुए, तो वे सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं यह नहीं सह सकती थी कि वे निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा उनकी जाँच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है? सफाई का वकील, मेरा कथन है, उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली मलना स्वीकार किया वह उसका भ्रम था, तो उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की। योर ऑनर, आज आपके सम्मुख एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतियों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे।
आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं को की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बार की सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है, प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ निकल गए। महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रभावपूर्ण वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गैबी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा को तो उसे कोई भय नहीं था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चक्कर में आकर उसने अपयोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे कोई और गुण हो ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न हुई। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इस बीच में उसे स्वभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का नया रास्ता सुझा दिया हो। जहां धन के साथ यश भी था, वाई भी थी, देशभक्ति का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उसका हेतु कुछ भी क्यों न हो। निरपराधी को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाते गिरे। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों ने पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसे मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियां दी गई थी तो वह पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और भी बलवान हो जाएंगी। फिर सफाई के वकील ने जवाब दिया, यह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं, शायद सर्वदेशीय न्याय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रामानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चुंगी के रुपये वसूलना है। वह व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप खर्च करता है। आखिर एक दिन मीज़ान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि उससे कुछ रुपए उठ गए। वह इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता, बस घर से भाग खड़ा होता है। वहाँ दफ्तर में उस पर सुबह होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, सिर्फ हिसाब की भूल थी। फिर रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, गर्जी मुखबिर बनने और शहादत देने का जिक्र करते हुए उसने कहा, अब रमानाथ के जीवन में एक नया परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पद लोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी पत्नी जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशोक्ति ना होगी,
उसकी तलाश में प्रयाग से यहाँ आती है और यहाँ सब उसे मालूम होता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है, तो वह उसे छिपकर मिलने जाती है। रमा अपने बगले में आराम से पड़ा हुआ है, फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं होती, तब वह एक पत्र लिखकर उसके सामने फेंक देती है और देवी दीन के घर चली जाती है। रमा यह पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है। वह छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उसे सारा वृत्तांत कह सुनाती है और उससे अपना बयान वापस लेने का जोर देती है। रमा पहले शंकाएं करता है पर बाद में राजी हो जाता है और अपने बंगले पर लौट जाता है। वहाँ वह पुलिस अफसरों से साफ कह देता है कि मैं अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता तो उन्हें मालूम हो गया कि उस पर गबन का कोई आरोप नहीं है, तो वे उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। रमा की हिम्मत टूट जाती है। वह जानता है पुलिस जो चाहे कर सकती है, इसलिए वह अपना इरादा तब्दील कर देता है और वह जज के इजलास में अपने बयान का समर्थन कर देता है। अदालत में रमा से सफाई ने कोई जिरह नहीं की, यहाँ उससे जिरह की गई, लेकिन इस मुकदमे से कोई सरोकार न रखने पर भी उसने जिरहों के ऐसे जवाब दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलजिमों को सजा हो गई। रमानाथ की और भी खातिरदारियाँ होने लगी। उसे एक सिफारिशी खत दिया गया और शायद उसकी यूपी गवर्नमेंट से सिफारिश भी की गई। फिर जालपा देवी ने फांसी की सज़ा पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वह उसके लिए ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करती थी। उसके घर का कामकाज अपने हाथों करती थी, उसके बच्चों को खिलाने को ले जाती थी। एक दिन रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देख लेता है। उसकी आत्म मर्यादा जाग उठती है। जोरा का पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया। जोरा युवक की मानसिक वेदना देखकर द्रवित हो जाती है और वह जालपा का पूरा समाचार लाने के लिए चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वेश्या का हृदय इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपने जीवन पर लज्जित हो जाती है और दोनों में बहनापा हो जाता है। वह एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृत्तांत कह सुनाती है। रमा उसी वक्त वहाँ से चल पड़ता है और जालपा से 2-4 बातें करके जज के बंगले पर जाता है और उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, लेकिन उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता बहुत कुछ घट जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सज़ा मिल जाती तो दूसरी बात थी। इस अवसर पर तो 15 युवकों की जान बच गई। क्या अब भी वह झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। क्या इसका उसे दंड मिलना चाहिए? उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुग्ध कर दिया और वह उसे बहकाने और बहलाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा इस ड्रामा की नायिका है। उसके सद अनुराग, उसके सरल प्रेम, उसकी धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, किस किस गुण की प्रशंसा की जाए। आज वह रंगमंच पर न आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभेदान दिया है। उसे मालूम था कि पुलिस का साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्ज्वल हो जाएगा। वह जीवन की कितनी ही चिंता उससे मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, अच्छा सा घर हो जाएगा, बहुमूल्य आभूषण होंगे। क्या एक युवती रमणी के हृदय में इन सुखों का कुछ भी मूल्य नहीं है? लेकिन वह यह यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्मानुराग का उपहार होगा कि वह पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती एक साधारण स्त्री में, जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? क्या एक पतिता का ऐसे कार्य में सहायक हो जाना कोई महत्व नहीं रखता? मैं तो समझता हूँ रखता है। ऐसे अभियोग रोज नहीं पेश होंगे। शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनने का अवसर ना मिले। यहाँ आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, मगर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहाँ आप लोगों के न्याय पर विचार होगा। जालपा का वही फैसला न्यायानुकूल होगा जिसे बाहर का विशाल न्यायालय स्वीकार करे। वह न्यायालय कानूनों की बारीकियों में नहीं पड़ता,
जिनमें उलझकर, जिनकी पेचीदगियों में फंसकर हम अक्सर पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। अगर आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए, भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटे हालो जीवन व्यतीत करने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप संसार के सामने न्याय का कोई ऊंचा आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मार्म और आदर्श अपने स्थान पर बहुत ही आदर की चीज़ें हैं, लेकिन जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी, उसने अपराध अवश्य किया है और इसका उसे दंड मिलना चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था, लेकिन ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वह गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के भय से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। अगर आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया है तो आप उसे अवश्य दंड दें। अब अदालत के फैसला सुनाने की बारी आई। सभी को रोमांच से सहानुभूति हो गई थी, पर इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सज़ा होगी। क्या सज़ा होगी, यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने के लिए और सिमटाए। कुर्सियाँ और आगे खींच ली गई और कनबत्तियाँ भी बंद हो गई। मामला केवल यह है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया और अब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से वह पुलिस का आश्रय ले रहा है वह सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रामानाथ में अगर सत्य निष्ठा होती तो वह पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस तरह उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं यह नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में पैदा हो गया। उसे प्रलोभन दिया गया जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी अवश्य विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वे वास्तव में अपराधी थे, क्योंकि रामानाथ में जहाँ दंड का भय है वहाँ न्याय भक्ति भी है। वह उस पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं सकते। अगर ऐसी बात ना होती तो वह अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी राजी ना होता। यह ठीक है कि पहली अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है और जज की अदालत में वह अपने बयान को वापस न ले सकता था। उस वक्त उसने यह इच्छा प्रकट भी अवश्य की, और पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचने के लिए इस अवसर पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के विषय में कोई संदेह न था। रामानाथ धमकियों में आ गया, यह उसकी दुर्बलता अवश्य है, पर परिस्थिति को देखते हुए अक्षम है, इसलिए मैं रामानाथ को बरी करता हूँ। भाग 51 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।